चैट पे कर जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मानसिंह माहौर, प्रेम प्रकाश कुमार, धनवीर कुमार, बेबी कुमारी, असलम खान, धनवीर, राहुल, रामानंद कुमार। चलो जल्दी से लाइव आओ, जल्दी से। क्लास का टाइम हो चुका है, 5 बज चुका है और आपकी क्लास का समय हो चुका है। लखन पवार हो गया, उमेश जायसवाल हो गए, संदीप हो गए, असलम खान, सुमन सागर, लखन, जितेंद्र, राहुल, प्रियंक, विपुल, अमित, प्रमोद, कृष्णा, साबिर अहमद। चलो लाइव आगे करें, फिर आज की क्लास स्टार्ट करें जल्दी से। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था वहीं से अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे ये बताइए। हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या चल रहा था हमारा, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस क्लास, तो हम पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों न्यूक्लियस के बारे में कि एक सेल के अंदर जो कंपोनेंट है सेल का, सेल ऑर्गेनली है, कोशिकांग है, वो कौन सा है, न्यूक्लियस है। हाँ सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, राम 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 राम, गुड इवनिंग सबको, राम राम। ठीक है, चलो अब आओ यहाँ पर। तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन सा, एक था डीएनए, एक था आरएनए। फिर हमने कहाँ तक पढ़ा, डीएनए आरएनए में हमने कहाँ तक पढ़ा। तो प्यारे बच्चों सुनो, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। फिर डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। डीएनए जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ बोलते हैं। जबकि आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन मेकिंग और प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। आरएनए प्रोटीन बनाने का और उसे एक्टिवेट करने का काम करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो डीएनए है उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जबकि आरएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। आरएनए के ऊपर कोई ऐसी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि डीएनए का ऊपर जो हिस्टोन प्रोटीन है एक्चुअली ये क्या काम करते हैं। पहले ये सुनते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जब आप डीएनए के ऊपर, मैंने लास्ट क्लास यहीं तक छोड़ी थी ना, सबको याद है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा था कि डीएनए के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, अब इस बात को जरा ध्यान से सुनना। हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, तो हिस्टोन प्रोटीन काम करता है डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए को पैक करने का काम करता है। डीएनए को पैक करने का काम करता है। जैसे आप भी किसी चीज को बांधते हो, रस्सी से बांधते हो, है ना, कहीं से भी आपने कोई भी चीज, लकड़ी लेते हो आप, बहुत सारी लकड़ियां ऐसे बिखरी पड़ी है, उन लकड़ियों को आप रस्सी से लेकर बांध देते हो। ऐसे ही हमारी सेल्स में कुछ हमारी सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और उन्हें कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, डीएनए को पैक करने का काम करते हैं, डीएनए को बांधने का काम करते हैं। अब क्यों करते हैं बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसका मतलब मैम डीएनए क्या करता है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पिछली पीढ़ी से इस पीढ़ी में लाएगा, इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाएगा, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें पिछली जनरेशन से मिलती है। उसी सारे कैरेक्टर को अपना जो डीएनए है वो ट्रांसफर करने का काम करता है। तो एक्चुअली डीएनए ऐसे होता है, आप जानते हैं, ऐसे 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 डीएनए होता है। जब आप अपनी सेल्स के सारे डीएनए को बाहर निकाल लो, और इन सेल्स के डीएनए को जब आप बाहर निकालोगे तो सुनने में हो सकता है आपको अजीब लगे, नहीं ये सच बात है। ये जो डीएनए है ये अप्रोक्स 6 फीट तक का लंबा होता है, 6 फीट तक का लंबा होता है। और सेल बेचारी आपकी इतनी सी छोटी सी है कि इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो मैम इतनी छोटी सेल के अंदर ये डीएनए कैसे रहते हैं, तो ये डीएनए पैक होके रहते हैं। जैसे
आप क्या करते हो, एक माला बनाई होगी कभी आपने, माला के अंदर मोती होते हैं, मोती होते हैं ना, तो इस मोती को ऐसे बहुत सारा, एक धागा लिया आपने और इस धागे के अंदर क्या करते हैं आप, बहुत सारे ऐसे मोती लेते हैं और मोती लेके आप पिरो देते हैं माला के अंदर। ऐसे ही हमारे इस डीएनए के ऊपर बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं और इन प्रोटीन को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो क्या होता है, मान लो एक हिस्टोन प्रोटीन ये रहा, एक हिस्टोन प्रोटीन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे 4 हिस्टोन प्रोटीन हैं। तो इन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर ऐसे डीएनए आपका पैक रहता है, क्योंकि अगर ये डीएनए खुल गया तो ये न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। भाई डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस से बाहर गया तो भैया इसको खतरा है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, ये टूट सकता है, कट सकता है, फट सकता है। आप ये जानते हैं बात, क्योंकि मैंने प्रोकैरियोटिक वाली सेल्स में, याद करो मैंने कहा था कि डीएनए वही सुरक्षित है जो डीएनए कहां पर होता है, आप बताओगे जो न्यूक्लियस के अंदर होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तब तक आपका डीएनए सुरक्षित है। लेकिन अगर मान लो डीएनए 6 फीट लंबा है, ये जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना, अगर आपने इसको खोल दिया तो अप्रोक्स 6 फीट तक लंबा होता है। तो अगर आप ऐसे डीएनए को खोल दोगे तो वो 6 फीट तक लंबा चला जाएगा। तो डीएनए को पैक करके रखने का काम करता है कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो आप याद रखेंगे कि हमारी सेल्स के डीएनए के स्ट्रैंड बहुत लंबे लंबे होते हैं, अगर वो पैक नहीं होंगे तो वो कहां से, न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा और वो डीएनए बाहर जाके सुरक्षित नहीं रहेगा, वो अनप्रोटेक्टिव हो जाएगा। तो डीएनए को बांध के रखने का काम करते हैं, जैसे एक माला के अंदर मोती पिरोए होते हैं, वैसे बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, उनके अंदर आपका ऐसे डीएनए घुमा हुआ रहता है और वो पैक रहता है, वो पैक रहता है। इसीलिए मैंने कहा था कि डीएनए की पैकेजिंग, और ऐसे पैक होकर ही अगली से अगली जनरेशन में जाता है। अगर डीएनए पैक नहीं होगा तो सेल के अंदर रह ही नहीं पाएगा, बाहर आ जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा था कि डीएनए के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इन प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन, और ये डीएनए की पैकेजिंग का काम करते हैं, डीएनए को बांधने का काम करते हैं। जब आप एक पैक्ड डीएनए को देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे बहुत सारी मोती माला के अंदर पिरो रखे हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे प्रोटीन है और इनके बीचों बीच आपका डीएनए ऐसे पड़ा है। तो डीएनए को प्रोटेक्शन देने के लिए जो प्रोटीन होती है वो डीएनए को पैक करके रख लेती है, ताकि वो न्यूक्लियस से बाहर ना जाए, वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ना जाए और इस डीएनए को कोई नुकसान ना पहुंचे, और ऐसे ही ये पैक होकर आपकी सेल्स के अंदर सरवाइव करता है। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि डीएनए के ऊपर कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और कौन सी प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये हो गई बात। अब कह रहे हिस्टोन प्रोटीन कैसे बनता, आपको नहीं पढ़ना है इतना, जितना मैं पढ़ा रही हूं ना सिर्फ वो पढ़ो, ठीक है। ज्यादा कुमार सत्यम ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, पीएचडी मत करो, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन कैसे बनता है, मैं पूछूं तुमसे बालों वाला प्रोटीन कैसे बनता है, नाखून वाला प्रोटीन कैसे बनता है, तो तुम रिप्लाई कर पाओगे क्या। मैंने बताया है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन बनती हैं, बहुत सारी प्रोटीन आप बाहर से भी खाते हो डाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो प्लीज सेंसिबल क्वेश्चन पूछें और क्लास की डेकोरम को मेंटेन करके रखें, ठीक है। आइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट डिफरेंस कि भैया ऐसे प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे दिखेंगे, आरएनए पे नहीं दिखते हैं ऐसे प्रोटीन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी प्रोटीन है जो डीएनए को बांध के रखने का काम करती हैं, आपका आंसर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस डीएनए और आरएनए के बीच में, नेक्स्ट अंतर आप अपने कॉपी में लिख लेना। अब अगली बात क्या आती है, अगली बात अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि भैया ये जो डीएनए और आरएनए हैं ये किसके बने हुए होते हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डीएनए और आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। और अब आपसे पूछे कि भैया ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैनी यूनिट। जब भी आप पढ़ोगे ना, पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में।
न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है जहां पर एक सुगर, सुगर का मतलब है शर्करा, आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपके पास सुगर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास होना चाहिए फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जहां पर क्या होना चाहिए, फॉस्फोर जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब वो फॉस्फोरिक एसिड भी लिखा हुआ हो सकता है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आप बताओगे, तीसरा आपके पास होना चाहिए एक नाइट्रोजीनियस बेस, एक नाइट्रोजीनियस बेस, हिंदी में लिखा जाता है नाइट्रोजन युक्त क्षार, हिंदी में लिखा जाता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, मैं क्या कह रही हूं, मैं नहीं, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए के एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, या डीएनए और आरएनए किसके बने हुए होते हैं। तो आपको बताना है डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जब बहुत सारी यूनिट बार बार रिपीट होती हैं तब आप एक टर्म यूज करते हो पॉली। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जब एक सुगर फॉस्फेट ग्रुप, या कभी कभी यहां पर फॉस्फोरिक एसिड भी लिखा हुआ होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, जब एक सुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ते हैं, इन तीनों के जुड़ने से बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब ऐसे बहुत सारी यूनिट बार बार रिपीट होंगी न्यूक्लियोटाइड की, तो आपके सामने आएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएंगी, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स यूनिट बार बार रिपीट होंगी, हजारों लाखों करोड़ों यूनिट जब बार बार रिपीट होंगी, तब जाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं डीएनए और आरएनए, इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए होते हैं डीएनए और आरएनए। या मैं आपको बताऊं कि कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो आप बताओगे ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें सुगर भी हो, कोई फॉस्फेट ग्रुप हो और नाइट्रोजीनियस बेस हो, ऐसा कोई क्षार जिसके आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, उसे नाइट्रोजीनियस बेस या नाइट्रोजन युक्त क्षार कहा जाता है। जब ये तीनों चीज जुड़ती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और जब बार बार न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं तो आप बताओगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। समझ गए मेरी बात को, इस बात को समझ गए। अब मैं आपको बताती हूं कि डीएनए में और आरएनए में क्या सुगर होती है, कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो डीएनए आरएनए किसके बने होते हैं, सुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस के बने हुए होते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, कि ध्यान से सुनिएगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा डीएनए और आरएनए में सुगर होती है, तो लास्ट क्लास में बताया था डीएनए और आरएनए में कौन सी सुगर होती है, राइबोस सुगर होती है। ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं बताया हो, मैंने बताया है मैंने। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप डीएनए की बात करोगे तो डीएनए में ये राइबोस सुगर कितनी होंगी, 2 होंगी, और आरएनए की बात करोगे तो ये राइबोस सुगर कितनी होगी, 1 होगी। ये तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, इसका मतलब मैम डीएनए और आरएनए की पहली कंडीशन कंप्लीट होगी कि डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है सुगर होनी चाहिए। सुगर हो गया, डीएनए में 2 राइबोस सुगर, आरएनए में 1 राइबोस सुगर, पहला डिफरेंस दोनों में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट आपको क्या सुनना है, फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी होगा, फॉस्फेट ग्रुप आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप होगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तीसरा क्या, ध्यान से सुनना, तीसरा होता है नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस ये क्या होता है, ये सुनिएगा। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के नाइट्रोजीनियस बेस पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है नाइट्रोजन युक्त क्षार। नाइट्रोजन युक्त क्षार, ऐसे क्षार जिसके आगे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, उसे नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है, उसे नाइट्रोजीनियस बेस कहा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से टाइप के, तो इन्हें कहा जाता है, एक होता है प्यूरीन, प्यूरीन। डीएनए और आरएनए में पहले कौन से नाइट्रोजीनियस बेस हैं, प्यूरीन, और दूसरी तरफ होते हैं पीरीमिडीन, प्यूरीन, पीरीमिडीन।
अब इस कॉन्सेप्ट को जो ध्यान से नहीं सुनेगा और जो फालतू कमेंट करने पे ध्यान देगा तो उसे कभी समझ में नहीं आएगा, उसे कभी समझ में नहीं आएगी ये चीजें। ठीक है, अब अभिषेक कह रहे हैं नमस्ते। अभिषेक, आप पहली बात तो क्लास में आप 15 मिनट लेट है, उसके बाद आप नमस्ते कर रहे हैं। यार चुपचाप आके बैठ के ज्वाइन कर लो ना क्लास, है ना। तो डीएनए और आरएनए में दो टाइप के नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। राहुल कह रहे हैं केमिस्ट्री कब होगा। राहुल जी, मैं आपको यहाँ से ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं रोज नहीं बता सकती केमिस्ट्री कब होगा। एक बारी में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं हम, चुपचाप वो पढ़ लीजिए। या तो मैं बायो होल्ड करवा दूंगी या फिजिक्स होल्ड करवा दूंगी, आगे बात समझ में। और एक कह रहा है कि मैम रुक जाओ, अंजलि तोमर कह रही हैं, अंजलि तोमर का नहीं, कान्हा सुमरा कह रहे हैं कि मृत शरीर से सेल बॉडी से आत्मा कैसे चली जाती है। मैं तांत्रिक लग रही हूं क्या यहां पर, है? मैं तांत्रिक लग रही हूं, तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। अगर फालतू बकवास करा ना, मैं यहां से ब्लॉक करवा दूंगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ पढ़ाई करने आया करो, पढ़ाई कर लिया करो। करे मेरे शरीर से आत्मा कैसे बाहर चली जाती है। एक क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है। चलो किसी दिन कोई डाउट क्लास लिया, कोई टॉपिक खत्म हो गया तो मैं कह दूंगी 10-15 मिनट में अपने डाउट पूछ लो। मैं इतनी अच्छी, देखो पंकज कुमार कह रहे मैडम आपका शादी हो चुका है, इन्हें शादी से मतलब है। पंकज कुमार को ब्लॉक करो यहाँ से, और कभी भी किसी बैच में हो ना तुरंत हर एक बैच से हटाओ इसे। सिर्फ इसी बैच में नहीं, इसे टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन से ब्लॉक करो इसे, ठीक है। दिखना नहीं चाहिए मुझे आज के बाद। आज मैं 5-4 को ब्लॉक ही करवा देती हूँ। इनको बहुत ये आए हैं ना, थोड़े बहुत बच्चे ऐसे मजे लेने आ जाते हैं ना बैच के अंदर। रुक जाओ, अगर कोई भी ढंग से दिखे ना, बढ़िया क्लास दे रहे हैं यार तुम लोगों को, इतना ढंग से पढ़ा रहे हैं तुम लोगों के पीछे, टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं इस बैच के पीछे, और तुम्हें यह जानना है मैडम की शादी हो चुकी है क्या, शरीर से आत्मा निकल चुकी है कि नहीं चुकी है। चुपचाप पढ़ लो, नहीं तो फालतू का कमेंट देखा ना ब्लॉक करवा दूंगी यहां से। कैसे हो, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की बिल्कुल नहीं पड़ी क्या, बेवकूफ इंसान। कोई फालतू कमेंट करना इसे सिर्फ इसी बैच से नहीं, हर एक बैच से ब्लॉक करना है यहां से, ठीक है। एक बैच में नहीं दिखना चाहिए मुझे। अब तुम्हारे सॉरी से कुछ नहीं होगा पंकज कुमार, पहले सोच लेते मैं डीएनए आरएनए पढ़ा रही हूं, तुम्हें पड़ी है मेरी शादी की। सबको ब्लॉक करो इन्हें, ठीक है, जो फालतू बकवास करे। और सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, सब हर एक क्लास के टीचर के क्लास के कमेंट चेक करा करो। जो बकवास करे तुरंत ब्लॉक कर दो। हमें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, इसके अलावा छोड़ो, जो करना है इनको करने दो। पीडीएफ चिल्लाते रहते हैं, क्या तुमसे बनाए नहीं जाते हैं पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ बना नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते तुम? एक बार पीडीएफ बना के पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? शामसार कह रहे मैम फसफत क्या है। अब ये फसफत क्या है मैं खुद नहीं जानती क्या है। कोई बात नहीं, इस कमेंट सेक्शन को बंद करो, मुझे नहीं दिखाना है, एक सिंगल कमेंट नहीं दिखाना, मैं पढ़ा के चली जाती हूँ। मेरा काम पढ़ाना है और आपने पढ़ने के लिए पैसे दिए। आइए देखो, डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। प्यूरिन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे आपको मैं दिखा देती हूं। आप जब डीएनए और आरएनए की कभी आपने इमेज देखी होगी तो पक्का आपने ऐसा देखा होगा। यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको ATCG। ये क्या है? देखो, बेस पेयर, ये नाइट्रोजनियस बेस पेयर है। ऐसे ही आपने आरएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपने यहां पर मिला होगा AUCG। ये देखो, ये साइटोसिन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इनकी ऐसी। आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना होता, ये होता है बायोकेमिस्ट्री। ये आपको नहीं पढ़ना होता है, ये एग्जाम में नहीं आता है। ये एकेडमिक्स में, बायोकेमिस्ट्री में अगर आप एमएससी करेंगे तब आपको पढ़ना पड़ता है। आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर में 2 टाइप के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं, 2 टाइप के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। और कौन कौन से? प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन कौन कौन से होते हैं तो आप बताओगे प्यूरिन कौन कौन से हैं। ये देखो, आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये रहा पहला प्यूरिन। एडनीन या एडेनाइन, आप जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें। पहला होता है एडनीन, तो लिखेंगे पहला प्यूरिन है एडनीन, और दूसरा होता है बच्चों ग्वानिन। ये 2 टाइप के प्यूरिन होते हैं। एडनीन और ग्वानिन प्यूरिन के टाइप हैं। जब आप पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन 3 टाइप के होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? पहला होता है साइटोसिन,
ध्यान से सुनना, पहला है साइटोसिन और दूसरा होता है थायमीन। थायमीन दूसरा कौन सा है? थायमीन। और तीसरा कौन सा है? तो आप बताओगे एडनीन, ग्वानिन तो प्यूरिन हो गए, और तीसरा आप बताओगे यहां पर साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। ये तीन क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। पिरिमिडीन होते हैं। ये लो, अब आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। एडनीन को ए से लिखा जाएगा, ग्वानिन को जी से लिखा जाएगा, साइटोसिन को सी से लिखा जाएगा, थाइमीन को टी से लिखा जाएगा, यूरेसिल को यू से लिखा जाएगा। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन सा? साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ग्वानिन। बोलेगा इनमें से कौन सा एक पिरिमिडीन नहीं है? तो भैया ग्वानिन पिरिमिडीन नहीं होता है, वो एक प्यूरिन होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। या दो दो के पेयर में पूछता है कि कौन सा पेयर है जो प्यूरिन का है, कौन सा पेयर है जो पिरिमिडीन का है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो रट्टे लगा लो, प्यूरिन एडनीन और ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल होता है। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि डीएनए में क्या होता है और आरएनए में क्या होता है। तो अब इस चीज को ध्यान से सुनना। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। जब भी डीएनए बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। अब इस डीएनए की स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो ए है, ए का मतलब क्या हो गया? एडनीन। ए हमेशा डबल बॉन्ड से टी से जुड़ता है, और टी क्या हो गया? थाइमीन। अब ए किसका टाइप था? प्यूरिन का। टी किसका टाइप है? पिरिमिडीन का। इसका मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर में ए प्यूरिन टी थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब होता है द्विबंध से जुड़ता है। अब ये बॉन्ड कौन सा है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीएनए की स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है? तो बता देना प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट। डीएनए की स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ठीक है। और हमेशा ए जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से टी से जुड़ेगा, और सी जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन से जी से जुड़ेगा। फिर वापस यहां पर ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे ही ए डबल बॉन्ड टी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब मैम डीएनए में ए हमेशा डबल हाइड्रोजन से टी से जुड़ता है, और सी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन से जी से जुड़ता है। ये लो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा? ये देख लो, ध्यान से देखना। ए जुड़ा हुआ है टी के साथ, साफ साफ लिखा हुआ है ए जुड़ा हुआ है टी के साथ, और सी जुड़ा हुआ है जी के साथ। यहां पर वापस सी, हाँ कभी आप जी इधर लिख दो, सी इधर लिख दो, या टी इधर लिख दो, ए इधर लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना पता होना चाहिए कि डीएनए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो ए हमेशा किसके साथ? टी के साथ जुड़ता है, और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। बस ये बात याद कर लो, पक्का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये डीएनए है, ये डिफरेंस डीएनए का है। और जब आरएनए की बात करते हो तो बच्चों आरएनए होता है सिंगल हेलिक्स। ये बात तो पहले बता चुकी हूं, आरएनए सिंगल हेलिक्स। और जब आरएनए का डायग्राम देखोगे तो ए हमेशा यू से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है, ए हमेशा यू से जुड़ता है, सी हमेशा जी से जुड़ता है, ए हमेशा यू से, सी हमेशा जी से, ऐसे जुड़ा हुआ मिलेगा। अब आप देखो कॉमन क्या है? कॉमन यहां पर भी ए था, यहां पर भी ए है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी जी है, यहां पर भी जी है, लेकिन यहां टी है और यहां यू है। तो आरएनए की स्ट्रक्चर में एडेनिन हमेशा यूरेसिल, यू फॉर यूरेसिल, और सी हमेशा जी से जुड़ता है। ये लो, अब कुछ नहीं, ट्रिक से याद कर लो। डीएनए में एटीसीजी, आरएनए में एयूसीजी, डीएनए में एटीसीजी, आरएनए में एयूसीजी। यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? सुनो, डीएनए की स्ट्रक्चर में एडेनिन के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? तो डीएनए की स्ट्रक्चर में थाइमीन है। आरएनए के स्ट्रक्चर में एडेनिन के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है? यूरेसिल जुड़ा हुआ होता है, यू जुड़ा हुआ होता है। और यू किसकी जगह है? तो भैया यू थाइमीन की जगह है, थाइमीन की जगह। ये एग्जाम के क्वेश्चन है।
ये एग्जाम के क्वेश्चन। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने कहा डीएनए और आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट जब बार बार रिपीट होती है तब जाकर आपका डीएनए या जब जाकर आपका आरएनए बनेगा। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। शुगर, तो यहां पर कौन सी शुगर है? राइबोज। डीएनए में 2 राइबोज है और आरएनए में 1 राइबोज है। दूसरा आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। ये जो होता है ना इनके स्ट्रैंड, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये ना डीएनए का स्ट्रैंड, इस पर भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप होता है, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप होता है। तीसरा आपको चाहिए नाइट्रोजीनियस बेस, ऐसे बेस जिसके आगे नाइट्रोजन जुड़ी हुई है। अब डीएनए में कौन कौन से होते हैं ये बेस? तो एटीसीजी, और आरएनए में कौन कौन से होते हैं? एयूसीजी। ये डीएनए और आरएनए का मेन डिफरेंस है बच्चों। जो सबसे मेन इनके बीच में अंतर होता है वो यही होता है और यही एग्जाम में पूछा जाता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात होगी नेक्स्ट डिफरेंस की। अब मैं आपको अगली बात क्या बताने वाली हूं वो सुनो। तो बता दोगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं। जब कोई शुगर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है, फॉस्फेट समूह के साथ जुड़ता है, और साथ में वहां पर कुछ ऐसे बेस होते हैं जिनके साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जिसे नाइट्रोजीनियस बेस कहते हैं। जब ये तीनों चीजें जुड़ेंगी तो आप बताओगे न्यूक्लियोटाइड बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और जब बहुत बार न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे, तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और डीएनए और आरएनए किसके बने हुए हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने हुए हैं। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। समझ गए? तो डीएनए और आरएनए का ये मेन डिफरेंस था। किसका? नाइट्रोजीनियस बेस का मेन डिफरेंस है बच्चों। डीएनए में एटीसीजी, आरएनए में एयूसीजी। बस बात खत्म। ये हो गया नेक्स्ट डिफरेंस। अब मैं अगला बात क्या बताने वाली हूं, अगली बात जरा ध्यान से सुनना। मैंने डीएनए को क्या कहा था? डीएनए को मैम हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है बच्चों आनुवंशिक पदार्थ। जो ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? आप बताओगे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो डीएनए कैसे लेकर जाता है वो सुनना ध्यान से। अभी थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद मैं आपको बताऊंगी कि डीएनए, फिर एक चीज पढ़ाऊंगी मैं आपको क्रोमोसोम, और एक चीज आपने सुनी होगी जीन। जीन, ये जो डीएनए है ना, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीड जैसी स्ट्रक्चर लगी हुई होती है जिसे आप जीन बोलते हो। और आप जानते हो, आप डेली लाइफ में आप ये सेंटेंस यूज भी लेते हो। आप यूज भी लेते हो क्या? डेली लाइफ में आप सुनते हो कि मेरे में मेरे पापा की जीन्स हैं, मेरे में मेरी मम्मी वाले जीन्स हैं, मेरी हाइट मेरी नाना पे गई है, मेरे नाना लंबे थे इसलिए मैं भी लंबा हूं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ जीन्स होते हैं, और ये जीन्स किसके ऊपर प्रेजेंट हैं? डीएनए का। डीएनए का एक इतना सा हिस्सा लोगे ना, उस पर आपको बहुत सारे हजारों जीन्स मिल जाएंगे। तो यही जीन्स अगली पीढ़ी से अगली, अगली से अगली ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए हमने बोला वो पदार्थ, मटेरियल का मतलब क्या था? पदार्थ। जो पदार्थ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाता हो, किसके थ्रू करवाता हो? तो जीन के थ्रू करवाता है। इसीलिए हम जीन को सबसे छोटी इकाई मानते हैं जेनेटिक्स की। ये पढ़ाने वाली हूं, सब समझ में आएगा। तो डीएनए क्या काम करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। आरएनए क्या काम करता है? तो आरएनए का तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, अगर याद हो तो। मैंने कहा था आरएनए किस में काम आता है? आरएनए इज हेल्पफुल इन प्रोटीन मेकिंग। आरएनए किसका काम करता है? प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम, और उसे एक्टिवेट करवाने का भी काम करता है। कैसे बनाता है? तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आरएनए की जब आप बात करते हो तो आरएनए 3 टाइप का होता है। बेसिकली आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एमआरएनए। ध्यान से सुनना। एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर। और मैसेंजर को कहा जाता है संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए।
दूसरा होता है आरआरएनए, और आरआरएनए को कहा जाता है राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए हिंदी में सेम नाम होगा, राइबोसोम आरएनए। और तीसरा होता है बच्चों टीआरएनए। टीआरएनए, और टी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर, और हिंदी में कहा जाता है स्थानांतरित आरएनए, जो स्थानांतरण करता हो, जो किसी ना किसी चीज को ट्रांसफर करता हो। आरएनए प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होगा। ये क्या कर रहा होगा समझ में आएगा सब। आरएनए 3 टाइप का होता है। पहला आरएनए एमआरएनए, जिसे बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। दूसरा आरएनए आरआरएनए, जिसे बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। तीसरा होता है टीआरएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब कुछ क्वेश्चन सुनो एग्जाम के। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता है? ये अप्रोक्स 60% में ये आरएनए होता है, बाकी में ये और ये होते हैं। इन दोनों का परसेंटेज आपको नहीं याद करना है, इन दोनों का परसेंटेज आपको नहीं याद करना है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आरआरएनए। और बच्चों एक बात बताऊं, जब भी आप राइबोसोम नहीं, जब भी आप राइबोसोम वर्ड देखोगे तो आप बताओगे वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है प्रोटीन। ये मेन साइट है, ये मेन जगह है। ये आरआरएनए ना, ये मेन प्रोटीन माना जाता है। किसके लिए? प्रोटीन। ये मेन आरएनए माना जाता है प्रोटीन बनने के लिए। तो एग्जाम में आता है कि प्रोटीन का बनाने वाला जो मेन आरएनए वो कौन सा होता है? आरआरएनए होता है। आरआरएनए इज द मेन आरएनए फॉर प्रोटीन मेकिंग। आरआरएनए प्रोटीन बनाने के लिए मुख्य आरएनए होता है, ये बात याद रखिएगा। ये मेन आरएनए है, ठीक है। और ये जो एमआरएनए है ना, ये बच्चों डीएनए से बनता है। सुनना ध्यान से, कुछ चीजें बता रही हूं, बहुत काम आएंगी, एग्जाम में पूछी जाती हैं, जेनेटिक्स का हिस्सा माना जाता है। ध्यान से सुन लेना। हमारे बॉडी में डीएनए होता है और डीएनए से ही बनता है एमआरएनए, और इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हिंदी में कहा जाता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि। देन यही एमआरएनए आगे जाकर जुड़ेगा किसके साथ? आरआरएनए के साथ, और आरआरएनए से बन जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहा जाता है। ऊपर वाले को ट्रांसक्रिप्शन और इसे ट्रांसलेशन। फिर ये जो प्रोटीन बना है इसे उठाएगा टीआरएनए और इसे क्या करके आ जाएगा? ट्रांसफर करके आ जाएगा। हमारी सेल के जिस भी हिस्से को जरूरत हो प्रोटीन की, उसी के पास ये ट्रांसफर करके आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है? बता देना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन या प्रतिलिपि कहलाता है। देन यही एमआरएनए जाएगा किसके साथ जुड़ेगा? आरआरएनए के साथ जुड़ेगा। और मैंने कहा था आरआरएनए इज द मेन साइट या मेन प्रोटीन, मेन आरएनए जो क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो आरआरएनए क्या करेगा? फिर प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन बनाने के लिए जो एमआरएनए से या आरआरएनए की, एमआरएनए ने हेल्प करता है कि कितना प्रोटीन बनना है, किसको रिक्वायरमेंट है, उन सब से मैसेज लेकर आता है। आरआरएनए बनाएगा और फिर उतने ही प्रोटीन को टीआरएनए ट्रांसफर करके आ जाता है। और आरआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ये लो, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। क्लियर है बात मेरी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आरएनए का काम होता है हमारी सेल्स में प्रोटीन बनाना, उसे सिंथेसिस करना, उसका संश्लेषण करना, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। फिर एमआरएनए और आरआरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये सब वापस पढ़ाऊंगी मैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बाद में आएंगे। अगर अभी नहीं समझ में आया, सिर्फ एक एक लाइन याद कर लो कि भैया डीएनए से ही एमआरएनए बनता है हमारे बॉडी में, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ठीक है। और एमआरएनए की हेल्प से आरआरएनए का प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। कैसे बनता है मैं सब बताऊंगी। अभी राइबोसोम आएगा ना आगे, जब आपको सारा समझ में आएगा। चलो आगे, समझ में आ गया, डीएनए और आरएनए का फंक्शन समझ में आ गया होगा।
अब कुछ क्वेश्चन हैं जो डीएनए की स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डीएनए की स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? ये डीएनए डबल हेलिक्स है। सिर्फ ये क्वेश्चन डीएनए के लिए वैलिड है, आरएनए के लिए नहीं है, वो खुद समझ जाओगे क्यों नहीं है। पूछता है पहला क्वेश्चन, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, पहला ये हो गया हेलिक्स, दूसरा ये हो गया, इनका डायमीटर कितना है, इनका व्यास कितना है, इनका डायमीटर कितना है। डीएनए के दो स्ट्रैंड, डीएनए के दो हेलिक्स हैं, दो कुंडलियां हैं, ये एक ये घूमी हुई है, एक ये घूमी हुई। इन दोनों कुंडलियों के बीच का जो डायमीटर है वो कितना है, आपसे पूछा गया है। तो बच्चों ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। ये लो पहला क्वेश्चन। अब आरएनए में क्यों नहीं वैलिड है? भैया आरएनए में क्या एक ही स्ट्रैंड है तो डायमीटर कहां से बन जाएगा? इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आता है कि डीएनए का जो दोनों हेलिक्स हैं उनके बीच का डायमीटर व्यास कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का। दूसरा सुनना ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एक हेलिक्स बना, ऐसे ऐसे पूरा एक हेलिक्स बन रहा है, तो ये जो लेंथ है इस हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है, एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है कि डीएनए का एक घुमाव, ये घूम गया ना ऐसे ऐसे, एक घुमाव कितने एंगस्ट्रॉम पर कंप्लीट होता है। तो आप बताओगे प्यारे बच्चों, डीएनए का एक घुमाव एक ऐसे पूरा, ये कितने पर खत्म होता है? आप बताओगे 34 एंगस्ट्रॉम पे। प्लीज थोड़ा सा इसको सही करना, मैंने क्या लिख दिया, क्या हो गया, चलो वापस बना देते हैं। ये होगा 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर, और जब ये पूरा घुमाव पूछे कि डीएनए का पूरा एक हेलिक्स है, उसका जो घुमाव है वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, 34 एंगस्ट्रॉम का, 34 एंगस्ट्रॉम का। और नेक्स्ट देखो, एक तो ये हो गया बेस पेयर ए और टी, फिर एक हो गया सी और जी। तो ये दोनों बेस पेयर के बीच का डिफरेंस पूछ ले कि दो जोड़ी बेस पेयर है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तब आप बताओगे वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्या नोट करना है कि अगर आपसे पूछे डीएनए का एक घुमाव कितने एंगस्ट्रॉम पे खत्म होगा, 34 एंगस्ट्रॉम पर। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, तो दो जोड़ी बेस पेयर है, दो जोड़ी हो गया ना, पहला जोड़ी दूसरा जोड़ी, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, आप क्या बताओगे बच्चा, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का। और डीएनए का डायमीटर कितना दोनों हेलिक्स का, 20 एंगस्ट्रॉम का। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जब ये पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम पे खत्म हो रहा है और दो बेस पेयर का डिफरेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो बताओ डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होंगे? चलो बताओ, डीएनए के एक घुमाव में कितने बेस पेयर होंगे? आपकी मैथ्स कैसी है मैं भी देखती हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। जब पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम पे खत्म हो रहा है और जो दो बेस पेयर है उनके बीच का डिफरेंस 3.4 है, तो बच्चों बताना जरा कि कितने बेस पेयर हैं यहां पर, बताओ कितने बेस पेयर हैं? यस, सुरेश कुमार मीना का सही आंसर आया। नेक्स्ट, इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए। चंचल बेहरा का सही है, निशा का सही आया है, ओके, राजेश का सही है, माली राम मोरा का सही है, विकास का सही है, निशा के भी सही है, युवराज का भी सही है, सिद्धार्थ का गलत है, मुस्कान का भी सही है, राजकुमार का गलत है, अंकुश वशिष्ठ का सही है, और युवराज का ठीक है, कुमार सिस्टम का भी सही है, ठीक है। चलो, भागीरथ का गलत है, अरे उल्लुओं, राहुल यादव 68, कुछ भी, इतनी सी मैथ्स नहीं आती भैया। कितने 3.4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी कि 34 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब एक घुमाव में टोटल कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर, 10 जोड़ी यहाँ पर बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हालांकि किसी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं, मैंने तो ऐसे पूछ लिया आप लोगों से। तो 10 आंसर है। जब टोटल घुमाव 34 डिग्री पे खत्म हो रहा है उल्लुओं, और दो बेस पेयर का डिफरेंस 3.4 है, तो 3.4 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगी कि 34 आ जाएगा? हाँ, चलो
हाँ जी, 10 पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। मुझे लगता था मेरी मैथ्स कमजोर है, आप तो मेरे से भी ज्यादा बने। हो गया, खत्म हो गया। अब सुनो डीएनए आरएनए में कुछ पल्ले पड़ा तुम्हें, डीएनए आरएनए के अंदर क्या होता है। आज के बाद कोई भी आपको ऐसे आपको इमेज दिखा दे, आप समझ जाओगे ये क्या है भाई साहब, आरएनए है क्योंकि सिंगल हेलिक्स है। ये क्या है भाई साहब, डीएनए क्योंकि डबल हेलिक्स है। नेक्स्ट आपसे पूछे ये क्या है डीएनए के अंदर, ये क्या है, आप क्या बताओगे, ये बेस पेयर है। कैसे बेस पेयर है, तो आप क्या बताओगे, ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है, नाइट्रोजन युक्त क्षार है, नाइट्रोजन युक्त क्षार है। हाँ, 34 को 3.4 से डिवाइड कर लो, 10 आ जाएगा। ठीक है, 34 को 3.4 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, आप अगला क्या बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है, फिर बता सकते हो ये कितना है, फिर इन दोनों के बीच का कितना है, ऐसे क्वेश्चन बता दोगे। फिर अगला क्या बताओगे कि डीएनए और आरएनए में शुगर प्रेजेंट होती है, इसमें भी राइबोज, इसमें भी राइबोज, लेकिन आप बताओगे कि इसमें एक राइबोज होती है, इसमें 2 राइबोज होती है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है बच्चों, इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे से आगे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आरएनए का काम क्या होता है, हमारी सेल्स में पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है और फिर एमआरएनए और आरआरएनए दोनों प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो आरएनए हमारी सेल्स में प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। ये लो बात, ये लो खत्म। फिर इनके बीच का डिस्टेंस आप बता ही दोगे कि भैया, आप बता ही दोगे कि यहाँ पर ये आपका जो आरएनए होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे आप सारी चीजें आप बता दोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब सुनो नेक्स्ट, अभी आपका न्यूक्लियस खत्म नहीं हुआ है, न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड थे। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में। क्या पढ़ना है, क्रोमोसोम्स के बारे में। हिंदी में कहा जाता है इन्हें गुणसूत्र, हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणसूत्र। हमारी सेल्स के न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और थ्रेड लाइक का मतलब होता है धागे नुमा संरचनाएं, धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं संरचनाओं को आप क्या बोलते हो, क्रोमोसोम कहते हैं। हमारी सेल्स के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आप बताओगे बेटा, उनको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है, तो ध्यान से सुनना, जब डीएनए के साथ कौन जुड़ता है, हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है। डीएनए के साथ जब हिस्टोन प्रोटीन जुड़ता है तब क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तब क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, हमारी सेल्स के अंदर होते हैं। और कितने क्रोमोसोम्स, हमेशा बच्चों पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़ियों में पाए जाएंगे, मतलब सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 क्रोमोसोम होते हैं, किसी में 5 होते हैं, नहीं, पेयर्स में 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, ऐसे होंगे। हमारी सेल्स के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कैसी, ऐसी सी। जब आप क्रोमोसोम की इमेज बनाओगे तो कुछ ऐसी बनाओगे, ऐसे कुछ धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और किसकी बनी हुई होती हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की। आगे चलकर यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन क्या बना देते हैं, क्रोमोसोम बना देते हैं। और इसी को कह देते हैं हम गुणसूत्र। कितने, तो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं, क्रोमोसोम आपको देखने हैं, मान लो आप कहो मैम मुझे क्रोमोसोम दिखाओ, ये विजिबल कब होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल होंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय दिखाई देंगे। अगर आपने कोई ऐसी सेल उठा ली कि जिस सेल में आपका सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, उसमें आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे। क्रोमोसोम्स आर बिकम्स विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन होता है जब एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है और डिवाइड कर कर ऐसे और अनेकों सेल्स बनाती हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल डिवाइड होती है उसे सेल डिवीजन कहा जाता है, उसे कोशिका विभाजन कहा जाता है।
तो जिस सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है सिर्फ उसमें आपको क्रोमोसोम विजिबल होंगे, और जिसके अंदर नहीं हो रहा आप नहीं देख पाओगे, आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो याद रखना क्रोमोसोम सिर्फ कब विजिबल होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं हम ह्यूमन बॉडी की। जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो हमारी सेल्स में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? तो ह्यूमन बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र। जब 23 जोड़ी की बात है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 46। नंबर में कितने हो जाएंगी? तो हमारी सेल्स में कितने होते हैं क्रोमोसोम? आप बताओगे बेटा हमारी सेल्स में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। नंबर में कितने हैं? 46। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। जब मैं बात करती हूं इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स की, इन 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स की बात करती हूं, तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ऑटोसोम क्रोमोसोम, एक होते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम हिंदी में भी क्या बोलेंगे? ऑटोसोम बोलेंगे। दूसरे बोलेंगे एलोसोम। ऑटोसोम, दूसरे बोलेंगे एलोसोम। जब ऑटोसोम की बात करते हैं, ऑटोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो लड़का और लड़की में एक जैसे हों, जो मेल और फीमेल बॉडी में क्या हो? एक जैसे हो, मतलब कॉमन हो, कॉमन हो। लड़का और लड़की के शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो कॉमन क्रोमोसोम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम। और ये कितने होते हैं? तो 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं। इक्वल का मतलब है कि वो एक जैसे होते हैं। इक्वल का मतलब यहां पर मीनिंग है कि वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं वो कितने जोड़ी हैं? 22 पेयर। नंबर में कितने हो गए? 44 हो गए। तो 44 क्रोमोसोम्स लड़के के और लड़कियां के एक जैसे दिखते हैं। अब मैं बात करूं एलोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो लड़का और लड़की के क्या हो? डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब है अलग अलग हो। लड़के में अलग होंगे और लड़की में अलग होंगे। उसे क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। कितने पेयर? 1 पेयर, एक जोड़ी। एक जोड़ी क्रोमोसोम लड़का और लड़की के अलग अलग होंगे। भैया जब टोटल 23 है और लड़का और लड़की में 22 पेयर एक जैसे होते हैं और एक जोड़ी अलग अलग है। अब ये एक जोड़ी कैसे अलग अलग है? तो ध्यान से सुन लो इस चीज को। अगर मेल है, मेल का मतलब नर या लड़कों के बॉडी में ये होते हैं कौन से? X, Y क्रोमोसोम। और लड़कियों में कौन से होते हैं? लड़की, फीमेल का मतलब मादा या लड़कियों के शरीर में कौन से होंगे? ये X, ये लो। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो हमारी सेल्स के अंदर कुछ धागेनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। ये धागेनुमा संरचनाएं सिर्फ और सिर्फ कब विजिबल होती है? जब आप किसी भी सेल को उठाओगे जिस सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, तब ये आपको दिखेंगे। टोटल कितने होते हैं हमारी सेल्स में? तो आप बताओगे टोटल होते हैं 23 जोड़ी। जब 23 जोड़ी हैं तो टोटल कितने हो गए? 46। और क्रोमोसोम्स हमेशा जोड़ियों में होते हैं। ठीक है, जोड़ियों में। और कितने टाइप के क्रोमोसोम्स हैं? तो हमारी सेल्स में 2 टाइप के क्रोमोसोम हैं। कौन कौन से? एक तो ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है जो लड़का और लड़की के एक जैसे हैं। कितने पेयर? 22 पेयर एक जैसे होते हैं। और नेक्स्ट आप बताओगे कि एलोसोम कौन से होते हैं? जो लड़का और लड़की के डिफरेंट होते हैं। जो लड़का और लड़की की डिफरेंट है, अलग अलग हैं, उन्हें आप एलोसोम बोलते हैं। लड़के के कौन से होते हैं एलोसोम? X, Y। लड़कियों के कौन से होते हैं? X और X। अब मैं क्या कहना चाह रही हूं, ध्यान से सुनना। आप जानते हैं कि स्पर्म्स लड़कों के अंदर बनते हैं। क्या होते हैं स्पर्म्स? शुक्राणु क्या होते हैं? गैमेट सेल होती हैं। पढ़ाया था मैंने, गैमेट सेल अलग अलग होगी। लड़के की स्पर्म्स कहलाती हैं और लड़कियों की क्या कहलाती हैं? ओवा कहलाती हैं, अंडाणु या डिंब कहलाती हैं। ओवा, अंडाणु या डिंब कहलाती हैं। ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको।
अब आपको प्रीवियस क्लास का याद होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई थी कि स्पर्म्स और ओवा, स्पर्म्स बनते हैं लड़कों में, कहने का मतलब लड़कों की गैमेट सेल्स होती हैं वो स्पर्म्स कहलाती हैं, और लड़कियों की फीमेल्स की जो गैमेट सेल्स होती हैं तो उनको क्या कहलाते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवा डिम्ब या अंडाणु। और इन दोनों के जुड़ने से, याद करो मैंने बताया था, जब ये दोनों जुड़ते हैं इनके फ्यूजन से, इनके फर्टिलाइजेशन से एक नया सेल बनता है, उसे क्या क्या कहते हैं, उसे जाइगोट कहते हैं, उसे हम युग्मनज कहते हैं। और फिर इस जाइगोट में डिवीजन होगा, धीरे धीरे सेल, टिश्यू, बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे और पूरा एक नया बच्चे का निर्माण हो जाएगा। भैया स्पर्म्स और ओवा के जुड़ने से क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, एक नया सेल बनता है। और नया सेल बनने से धीरे धीरे उस सेल के अंदर डिवीजन होगा, बहुत सारी सेल्स बनेंगी, बहुत सारी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक नया बच्चा, एक नया बेबी बन जाएगा। अब जब ये नया बेबी बन रहा होता है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम आएंगे, ये बेबी क्या होगा, ये बच्चा क्या होगा आगे चलकर, लड़का होगा या लड़की होगी। भैया ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें 22 पेयर क्रोमोसोम तो आएंगे ही आएंगे। इस जाइगोट में 22 पेयर क्रोमोसोम तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि 22 पेयर क्रोमोसोम तो एक जैसे है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो 22 पेयर तो इस बच्चे के अंदर जाएंगे ही जाएंगे। और 22 पेयर का मतलब क्या हो गया, 44 क्रोमोसोम तो जाइगोट में जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे ना, समझ गए, जाएंगे। अब क्या है अब पता करना है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो लड़का और लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलोसोम क्रोमोसोम। कैसे, मान लो ये फादर हैं, पापा हैं, ये मदर है, मम्मी। अब पापा के कौन से क्रोमोसोम हैं, X, Y, मम्मी के कौन से हैं, X, X। अब क्या होगा, इस बच्चे में 44 तो आ चुके हैं, टोटल कितने हैं 46। कितनों की कमी है, 2 की कमी। तो एक बारी में एक पापा से आएगा, एक मम्मी से आएगा। अब मान लो इस जाइगोट के अंदर पापा से X आया और मम्मी से तो X आ गया। X और X किसके क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के। तो अगर यहाँ 44 के साथ XX जुड़ा तो होने वाला बच्चा क्या हो जाएगा, बेबी गर्ल, लड़की पैदा हो जाएगी। और अगर यहाँ का Y आ गया पापा वाला और यहाँ से मम्मी का X आ गया, तो बचाओ X और Y आया। X और Y किसके क्रोमोसोम होते हैं, मेल के। तो अगर इस 44 के साथ XY जुड़ा तो होने वाला बच्चा क्या हो जाता, बेबी बॉय हो जाता, लड़का पैदा हुआ। थाली बजाओ, है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब ये बताओ कि कौन से क्रोमोसोम ने डिसाइड किया होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, किसने, एलोसोम ने। किसके एलोसोम ने, तो बताओ पापा के या मम्मी के। भैया मम्मी में तो XX है, पापा में X और Y है, मतलब पापा के एलोसोम डिफरेंट है। पापा के एलोसोम डिसाइड करेंगे होने वाले बच्चे में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा। अगर पापा का X आया तो इस X के साथ जुड़ जाएगा तो क्या होगा, होने वाला बच्चा लड़की बन जाएगा। और अगर पापा का Y आ गया और X के साथ जुड़ गया तो होने वाला बच्चा लड़का बन जाएगा। तो किसके क्रोमोसोम्स डिसाइड करते हैं जेंडर, किसके क्रोमोसोम लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाएंगे, मेल के क्रोमोसोम। जो मेल के X और Y एलोसोम्स होते हैं, दे आर जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। वो क्या करते हैं, जेंडर का डिटर्मिनेशन करते हैं, जेंडर डिटरमाइंड क्रोमोसोम। लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहलाते हैं पापा के। जबकि हमारे समाज में अलग अलग अवधारणाएं बनी हुई हैं। जब लड़की हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लड़की की सास होगी, लड़की की ननद होगी, वो क्या करते हैं, लड़की को दोष देते हैं कि तुमने बच्ची पैदा कर दी, तुमने लड़की पैदा कर दी। उसे मार देते हैं, उसे सताते हैं, लड़की को उठा के फेंक आते हैं, लड़की को मार देते हैं, लड़की का अबॉर्शन करवा देते हैं। पहले ही पता करवा लेते हैं। वो क्यों करवाते हैं बताऊं आप लोगों को, कैसे पता लगता है।
हालांकि ये टेस्ट इलीगल है, इस हॉस्पिटल में पकड़ा गया ये टेस्ट करते हुए। इन्हीं क्रोमोसोम को देख के बता देते हैं, जो लड़कियों का क्रोमोसोम्स होता है ना, उसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है। ऐसा जो फीमेल के क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उस क्रोमोसोम के साथ एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है ऐसे। तो अगर ये बार बॉडी होगा तो पता लग जाएगा कि भाई जो माँ के वॉम्ब में जो बच्चा है वो लड़की है। अगर ये बार बॉडी नहीं होता है तो मतलब लड़का है क्रोमोसोम के साथ। हालांकि ये टेस्ट करना बिल्कुल गलत है, कोई हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपने जीवन की। भगवान उनको नरक में जगह देगा, है ना। तो याद रखिएगा, मैंने यहां से बोल दिया है कि किसके क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। तो आप बताएंगे मेल के क्रोमोसोम। मेल के कौन से? एलोसोम। एलोसोम। तो एलोसोम क्रोमोसोम्स आर सेक्स डिटरमाइंड क्रोमोसोम्स। और किसके? तो मेल के। और कौन से? एक्स और वाई। एक्स और वाई। वैसे एक्स तो कॉमन है, ये एक्स और एक्स कॉमन है, वाई तो है अलग। ठीक है, हाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह करके पता कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ये इलीगल होता है, ये टेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हॉस्पिटल करता है अगर पता लग गया ना, शिकायत होगी उस दिन, लाइसेंस जो होगा वो रद्द हो जाएगा सेम डे। हो गया, खत्म करूं, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। ये क्रोमोसोम्स तो कॉमन है, ये क्रोमोसोम्स तो कॉमन है, आएंगे जाएंगे जाएंगे जाएंगे। राजा कुमार, तुम पिछले 1 घंटे से कमेंट कर रहे हो मैम नोट्स भी बनाइएगा, नोट्स भी बनाइएगा। एक काम करती हूँ, मैं नोट्स बना लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं तुम्हारा एग्जाम दे आती हूँ, मैं नौकरी ले लेती हूँ। तुम क्या करोगे? हाँ तुम क्या करोगे ये बताओ। ठीक है, चलो तो ये बात आप आज की क्लास में यहां तक नोट करेंगे। अब मैं कल आपको यहां पर कुछ और बातें बताऊंगी। आप जानते हैं एक ट्रांसजेंडर का केस होता है, कुछ बातें बतानी है मुझे, क्रोमोसोम का भी खत्म नहीं हुआ है कि किन्नर कैसे बनते हैं, ट्रांसजेंडर कैसे बन जाते हैं। ट्रांसजेंडर में भी 2 होते हैं, एक मेल ट्रांसजेंडर होते हैं और एक फीमेल ट्रांसजेंडर होते हैं, पता है आपको। तो ये मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। बस आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है, ठीक है, क्योंकि क्लास का समय हो गया, 6 बज गया, मुझे छोड़ना पड़ेगा क्लास। अब बताओ किसी का कोई डाउट हो तो। राहुल कह रहे हैं एलोसोम क्या होता है? एलोसोम क्रोमोसोम है और क्या है। फीटस क्या होता है? फीटस वो बच्चा जिसमें अभी जस्ट ऑर्गन्स बनना सा स्टार्ट हुए हैं, उसे फीटस बोलते हैं। ठीक है, चलो बताओ। हाँ ये बताऊंगी, ट्रांसजेंडर वाला केस बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपके पास 2-3 मिनट है, जल्दी से डाउट पूछो। देखो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब बिल्कुल भी बकवास मत किया करो। नोट्स बनाने का काम तुम लोगों का है, मैंने नोट्स अपलोड भी करवा दिए, अगर तुम्हें नहीं बनाने तो वहां से पढ़ लो, ठीक है। लेकिन बार बार पीडीएफ नोट्स चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट ब्लॉक हो जाओगे यहाँ से। बहुत सही से समझ में आ रहा है मुझे पता है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा होता तो मेरे से इतने सारे बच्चे पहले नहीं पढ़ चुके होते, ना ही इतने पढ़ रहे होते। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्रोमोसोम की डिस्कवरी वगैरह बताएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ आपको, यही जीन के बारे में बताने वाली हूँ, क्रोमोसोम में बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। रुको 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 रुको, ठीक है। अभी तुम सिर्फ मेरे से डाउट पूछो, जो डाउट आपके कभी। सेंट्रोजोम क्या होता है वो आगे बताएंगे, सेंट्रोजोम अभी नहीं, सेंट्रोजोम आगे बताएंगे, पढ़ाएंगे आपको सेंट्रोजोम क्या होता है। पोलीप्लोइडी क्या होता है? जब क्रोमोसोम के पूरे सेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है तो उसे पोलीप्लोइडी कहा जाता है। एक कह रहे डीएनए किस चीज का मिलकर बना हुआ होता है, तो थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये डीएनए किसका बना हुआ होता है, क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर, क्या बताया था। और कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। मैम मेरा एग्जाम है 31 जुलाई को एनटीपीसी का, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मैम क्या 22 क्रोमोसोम जरूरी है? अरे बिल्कुल जरूरी है 22 क्रोमोसोम, कैसी बात कर रहे हो। अगर क्रोमोसोम कम और ज्यादा हुए तो बच्चों सुनना ध्यान से, उस बच्चे के साथ क्या जाएगी, जेनेटिक डिजीज जाएगी, आनुवांशिक रोग जाएंगे। और कौन चाहता है जेनेटिक डिजीज जाए? चलो बस आज की क्लास यहीं तक है, अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करके चीजें पढ़ाऊंगी आपको बाकी की, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।